गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा चलिए तुम लोग अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू करते हैं। बताइए बच्चों, मांग का नियम क्या कहता है? मैम यदि अन्य बातें समान रहें तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। गुड। और मांग किसी वस्तु की कीमत और मांग में मात्रात्मक संबंध कौन सा सिद्धांत बताता है? मैम वस्तु की कीमत और मांग में मात्रात्मक संबंध मांग की मूल्य सापेक्षता का सिद्धांत बताता है। बिल्कुल सही प्रगति। और मांग की मूल्य सापेक्षता क्या है? मैम कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन की माप को ही मांग की मूल्य सापेक्षता कहते हैं। शाबाश। अतः किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में जितना अनुपातिक परिवर्तन होता है उसे मांग की मूल्य सापेक्षता कहते हैं। और इसी परिवर्तन की माप के आधार पर मांग की मूल्य सापेक्षता की विभिन्न श्रेणियां बताई गई हैं, जिनमें से प्रमुख श्रेणियों की चर्चा हम आज करेंगे। अतः हमारा आज का प्रकरण है मांग की लोच और उप प्रकरण है मांग की लोच के प्रकार। ये तालिका देखिए बच्चों, तालिका एक देखिए। जनवरी माह में चीनी की कीमत कितनी है? मैम जनवरी में चीनी की कीमत 5 रुपए पर केजी है। और फरवरी में चीनी की कीमत में क्या परिवर्तन हुआ है? मैम फरवरी में कीमत बढ़कर 10 रुपए पर केजी हो गई है। और इस कीमत परिवर्तन का मांग पर क्या प्रभाव पड़ा है? मैम कीमत के दुगने बढ़ जाने पर मांग घटकर आधी रह गई है। गुड। और अतः इसी कीमत परिवर्तन से जो मांग में परिवर्तन हो रहा है उसकी माप के आधार पर कितनी है, कैसी है, इसकी माप हम मांग की मूल्य सापेक्षता के सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। मांग की मूल्य सापेक्षता के सूत्र को इस चार्ट में देखिए बच्चों आप लोग। मांग की मूल्य सापेक्षता का सूत्र ईपी जो है वो मांग की मूल्य सापेक्षता है, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। वो किसके बराबर है? सूत्र में देखिए, बताइए। मैम मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। गुड प्रगति। मांग में आनुपातिक परिवर्तन को डेल्टा क्यू बाई क्यू लिखते हैं। कीमत में आनुपातिक परिवर्तन को डेल्टा पी बाई पी लिखते हैं, जिसे आप अपनी सुविधा के लिए याद करने के लिए डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी गुणे पी बाई क्यू ये फॉर्मूला रख सकते हैं याद करने के लिए। यहाँ पर माइनस का जो साइन है वो मांग और कीमत में जो विपरीत संबंध है उसको दिखाता है। डेल्टा परिवर्तन का साइन है। डेल्टा क्यू अर्थात क्यू माइनस क्यू वन प्रारंभिक मांग और नई मांग के बीच का अंतर है। और डेल्टा पी अर्थात पी माइनस पी वन प्रारंभिक कीमत और नई कीमत के बीच का अंतर है। अब बच्चों तालिका 1 के आंकड़ों को इस सूत्र में व्यवस्थित करें। कितना आया? डेल्टा क्यू बताइए प्रगति। मैम 10। डेल्टा पी मैम 5। पी 5 और क्यू 20। इसे हल करिए। मैम हो गया। कितना है? मैम 0.5। हाँ गुड। 0.5 गुड। अतः अच्छा एक बात बताइए बच्चों, रमेश को एक लग्जरी गाड़ी लेनी है और गाड़ी की कीमतों में गिरावट आई है। आपके अनुसार रमेश को क्या करना चाहिए? मैम रमेश को गाड़ी ले लेनी चाहिए क्योंकि कीमतों में गिरावट आई है। बिल्कुल सही प्रगति। अतः ये जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं जैसे महंगी बड़ी गाड़ियां हो गई, रत्न जड़ित आभूषण हो गए, इनकी कीमतों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में कहीं ज्यादा आनुपातिक परिवर्तन होता है। अर्थात इसे ही इकाई से अधिक लोचदार या अधिक मूल्य सापेक्ष कहते हैं। अतः मांग की लोच का पहला प्रकार है अधिक मूल्य सापेक्ष। अधिक मूल्य सापेक्ष। मान लीजिए किसी गाड़ी की कीमत में 15% की गिरावट आई है तो उसकी मांग में 30% की वृद्धि होगी। इसे अब हम रेखा चित्र द्वारा समझेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ खींचिए बच्चों। ओ एक्स अक्ष पर क्या रखते हैं प्रगति? आपने मांग के नियम में पढ़ा होगा। मैम मांग। गुड। और ओ वाई अक्ष पर? मैम कीमत। कीमत देखिए 15% की गिरावट होने पर मान लीजिए 15% कीमत गिर रही है तो मांग में 30% की वृद्धि हो जाए। P से कीमत गिरकर P1 और Q से मांग बढ़कर Q1। ऐसे में ये अधिक लेटा हुआ सा मांग का लोच का वक्र बनेगा। ये इकाई से अधिक लोचदार है, ठीक है। ये वक्र ऐसे लेटा हुआ सा रहेगा। अच्छा बताइए बच्चों, गर्मी के दिनों में पंखे की कीमतों में वृद्धि होने के बाद भी मांग बहुत ज्यादा कम या शून्य क्यों नहीं
मैम पंखे की मांग इसलिए नहीं गिरती क्योंकि गर्मियों में पंखे से आराम मिलता है। वेरी गुड। अतः ये जो आरामदायक वस्तुएं होती हैं जैसे फ्रिज, टीवी, पंखा, वॉशिंग मशीन, इनकी कीमतों में जितना परिवर्तन होता है ठीक उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए इसे इकाई के बराबर लोचदार या मूल्य सापेक्ष कहते हैं। अतः मांग की लोच का दूसरा प्रमुख प्रकार है मूल्य सापेक्ष। ठीक है, मान लीजिए किसी वॉशिंग मशीन की कीमत में 10% की कमी होती है तो उसकी मांग में उतनी ही केवल 10% की ही वृद्धि होगी। इसे हम लोग इस चार्ट वाला देखेंगे। ये देखिए बच्चों, P से 10% कीमत गिरकर P1 होने पर, इसे आप लोग अपनी कॉपी में बनाएं। P से 10% कीमत गिरकर P1 होने पर मांग Q से 10% ही बढ़कर Q1 हो रही है। ठीक है, और इसका लोच देखिए डार्क ग्रीन कलर में दिखाया गया है। ये थोड़ा वो अधिक मूल्य सापेक्ष से इसका वक्र थोड़ा अधिक खड़ा होता है और ये इकाई के बराबर लोचदार है और इसे मूल्य सापेक्ष कहते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए बच्चों, अभी आप लोग तालिका 2 देखिए। इसमें देखकर तालिका देखकर बताइए कीमत में परिवर्तन कितना है। मैम 25 डेल्टा P 25 और मांग में परिवर्तन मैम 3। अब इसे हल करें प्रगति, कितना आया मैम 0.4। देखिए, हाँ गुड, वेरी गुड। ठीक है, 0.4 आप देखेंगे इकाई से कम है, यानी 1 से कम है। अतः मांग की लोच का तीसरा प्रमुख प्रकार है इकाई से कम लोचदार, जिसे मूल्य निरपेक्ष भी कहते हैं। अतः मूल्य निरपेक्ष। ठीक है, ये आप लोग वक्र देखिए। कीमत के P से 25 इकाई गिरकर P1 होने पर मांग में केवल Q से 3 इकाई की वृद्धि Q1 तक हुई है। इसे मूल्य निरपेक्ष मांग का लोच कहते हैं, जो कि इकाई से कम लोचदार होती है। प्रायः जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं जैसे कि दवाइयाँ हो गई, माचिस हो गए, कपड़े, चीनी, नमक, इनकी वस्तुएं जो होती हैं, इन वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होने पर मांग में बहुत कम परिवर्तन होता है, यानी आनुपातिक रूप से बहुत कम या शून्य परिवर्तन होता है। इसे ही मांग की मूल्य निरपेक्ष लोच कहते हैं। अतः आज हमने मांग की मूल्य सापेक्षता की 3 प्रमुख श्रेणियों की चर्चा की है, जहाँ D1 जो है वो इकाई से अधिक लोचदार मांग का वक्र है, D2 इकाई के बराबर मांग की लोचदार का मूल्य सापेक्ष मांग की लोचदार का वक्र है, और D3 जो है वो मूल्य निरपेक्ष मांग की लोच का वक्र है। ये देखिए बच्चों, विलासिता वस्तुएं जो प्रायः होती हैं उनकी मांग अधिक मूल्य सापेक्ष अर्थात इकाई से अधिक लोचदार, आरामदायक वस्तुओं की मांग मूल्य सापेक्ष अर्थात इकाई के बराबर लोचदार, और अनिवार्य वस्तुओं की मांग मूल्य निरपेक्ष अर्थात इकाई से कम लोचदार होती है। ये बताइए बच्चों, चलिए आप लोगों को यहाँ तक पाठ समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट है आपका? नो मैम। ठीक है, तो अब हम आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। आप लोग अपनी कॉपी बंद कर लीजिए। ठीक है, बताइए बच्चों, मूल्य निरपेक्ष मांग की लोच प्रायः किस प्रकार की वस्तुओं की मांग मूल्य निरपेक्ष होती है? मैम अनिवार्य वस्तुओं की मांग मूल्य निरपेक्ष होती है। बिल्कुल सही प्रगति। ठीक है, अब आप लोग अपना होमवर्क नोट कर लीजिए बच्चों। आप लोगों का होमवर्क है गृह कार्य देख लीजिए, अपनी कॉपी खोल के उसमें नोट कर लीजिए। मांग की लोच के प्रकारों को रेखा चित्र के माध्यम से अभ्यास पुस्तिका में प्रदर्शित करके लाएं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हम लोग अपनी नागरिक शास्त्र की क्लास शुरू करते हैं। ये चित्र देखिए आप लोग बच्चों, इस चित्र को देखकर बताइए आपको चित्र में क्या दिख रहा है। मैम चित्र में राजपुर गांव दिख रहा है। वेरी गुड प्रगति।
और ये किसी गांव में समुचित विकास के लिए किन किन सुविधाओं की आवश्यकता होती है? मैम, गाँव के समुचित विकास के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा आदि की आवश्यकता होती है। मुझे पॉज कर दूं। अच्छा, ये बताइए, इन सुविधाओं को गांव में उपलब्ध कराने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? मैम, इन सुविधाओं को गाँव में उपलब्ध कराने का कार्य ग्राम पंचायत का होता है। शाबाश। अतः स्थानीय स्वशासन की सबसे प्राथमिक इकाई ग्राम पंचायत, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अतः हमारा आज का प्रकरण है स्थानीय स्वशासन और उप प्रकरण है ग्राम पंचायत। अच्छा बताइए बच्चों, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत किया गया है? मैम, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का प्रावधान 73वें संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत किया गया है। बिल्कुल सही प्रगति। और हमारे देश में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? मैम, हमारे देश में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गाँवों को माना जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। अतः ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का प्रावधान 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के अंतर्गत किया गया है। इस संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का प्रावधान किया गया है। यहाँ आप लोग इस मॉडल में देखिए, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे अर्थात सबसे प्राथमिक स्तर पर ग्राम पंचायत नामक संरचना होती है, व्यवस्था होती है। इसके ऊपर क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत होती है, जो एक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के कार्यभार को देखती है। और उसके ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। यहाँ पे जिला परिषद भवन, क्षेत्र पंचायत भवन और ग्राम पंचायत भवन के रूप में मॉडल दिखाया गया है। जिला परिषद जो है वो एक जिले के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, अतः ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद, ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। अच्छा बताइए बच्चों, हमारे देश में प्रशासनिक दृष्टि से केंद्र स्तर के बाद कौन से स्तर की सरकार आती है? मैम, प्रशासनिक दृष्टि से केंद्र सरकार के बाद राज्य स्तर की सरकार आती है। बिल्कुल सही प्रगति। वैसे ही जैसे केंद्र स्तर के बाद राज्य स्तर की सरकार आती है, राज्यों को भी सुविधा के लिए कई सारे जिलों में विभाजित कर दिया जाता है। वैसे ही प्रशासनिक सुविधा के लिए एक गांव को भी, अगर वो बड़ा गांव है तो उसे छोटे छोटे वार्डों में विभाजित किया जाता है। एक गांव और उसे छोटे छोटे वार्ड में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, ये जो वार्ड होते हैं उसमें एक वार्ड के अंतर्गत जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लोग होते हैं, या जो उस गांव की मतदाता सूची में जिनका नाम होता है, वे सभी लोग मिलकर वार्ड सभा बनाते हैं। और ये वार्ड सभा जो होती है वो ही हमारे ग्राम पंचायत की सबसे प्राथमिक इकाई होती है। अतः ग्राम पंचायत की सबसे प्राथमिक इकाई है वार्ड सभा। वार्ड सभा की बैठकें जो है वो 3 माह में एक बार बैठक होना अनिवार्य होता है। और ये वार्ड सभा के जो सदस्य होते हैं अलग अलग, ये अपने अपने लिए एक एक वार्ड पंच का अपने में से चुनाव करते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए बच्चों, अच्छे शासन के लिए जन सहभागिता क्यों आवश्यक है? मैम, शासन में जन सहभागिता देश के विकास के लिए अनिवार्य होती है। बिल्कुल सही कहा प्रगति आपने। उसी प्रकार जिस प्रकार अच्छे शासन के लिए जन सहभागिता आवश्यक है, वैसे ही पूरे गांव के लोगों को ग्राम सभा के अंतर्गत जन सहभागिता दी जाती है। ये ग्राम सभा जो है वो इस ग्राम पंचायत की दूसरी प्रमुख इकाई है। ग्राम सभा, ठीक है, ये ग्राम सभा नामक जो व्यवस्था होती है, इसके अंतर्गत एक गांव के अंदर आने वाले 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी लोग, अर्थात उस ग्राम में जितने लोगों का नाम मतदाता सूची के अंतर्गत है, वे सभी इस ग्राम सभा के सदस्य होंगे, चाहे वो किसी भी वार्ड से संबंधित क्यों ना हो। ठीक है, ये बताइए बच्चों कि हमारे देश में राष्ट्र के प्रमुख कौन हैं? मैम, हमारे राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति हैं। वेरी गुड। इसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्र के प्रमुख को राष्ट्रपति कहते हैं, गांव के प्रमुख को सरपंच या मुखिया कहते हैं, जो कि ग्राम पंचायत नामक वैधानिक संस्था का प्रधान होता है। अतः अब हम देखेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। ग्राम पंचायत जो है वो, ये जो पूरी व्यवस्था होती है, ग्राम सभा तक की पूरी व्यवस्था जो है वो ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये ग्राम पंचायत का कार्य होता है इस पूरी ग्राम सभा, उसके अंतर्गत जो सभी लोग हैं उनकी देखरेख करना या उनके लिए प्रावधान बनाना, उनकी व्यवस्था करना।
एक ग्राम पंचायत की स्थापना कुछ छोटे गांव और एक बड़े गांव, एक सेकेंड, इसे हम इसमें पिन कर देंगे। ये देखिए, एक बड़े गांव और कुछ छोटे गांव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत की इतने के देख रेख के लिए एक ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की जो इकाई है उसकी व्यवस्था की जाती है। ठीक है, और ये ग्राम पंचायत जो संस्था होती है इसके प्रमुख होते हैं सरपंच। और हम पूरी ग्राम पंचायत की संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि एक सरपंच होते हैं, निर्धारित संख्या में वार्ड पंच होते हैं जितनी संख्या निर्धारित होती है, और एक सरकारी सचिव होते हैं। सरपंच और वार्ड पंचों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और निर्वाचित होते हैं ये, और जबकि जो सरकारी सचिव होता है ये सरकारी निर्देशानुसार अपने पद पर रहता है। अतः आज हमने चर्चा की कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना की व्यवस्था की गई है संवैधानिक संशोधन द्वारा। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसके बाद एक गांव को छोटे छोटे वार्डों में बांट दिया जाता है और वो जो वार्ड होते हैं वो एक ग्राम सभा के अंतर्गत आ जाते हैं। वार्ड सभा, फिर ग्राम सभा, और ये पूरी व्यवस्था ग्राम पंचायत की देखरेख में कार्य करती है। और एक ग्राम पंचायत जो है वो कुछ छोटे गांव और एक बड़े गांव को मिलाकर बनता है। और ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक सरपंच होता है और कुछ निर्धारित संख्या में वार्ड पंच होते हैं और एक सरकारी सचिव होता है। धन्यवाद।